नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। मेरी मुलाकात आपसे कई दिन बाद हो रही है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मैं आपको बताता हूं इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान ठीक है, उनकी सेहत दुरुस्त है, ये कंफर्म किया इमरान खान की बहन उज़्मा ने। उज़्मा ने जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात की। उज़्मा ने बताया कि अडियाला जेल में इमरान खान बहुत बेचैन है, आइसोलेशन में है और बहुत गुस्से में है। पिछले 3 हफ्ते से लोग जानना चाह रहे थे कि इमरान खान कैसे हैं। करीब 1 महीने से इमरान खान से किसी को नहीं मिलने दिया गया, न उनकी बहनों को मिलने दिया गया, न उनके वकील को, न उनकी पार्टी के किसी और लीडर की मुलाकात कराई गई। पाकिस्तान के लोगों को ये शक था कि इमरान खान जिंदा हैं भी या नहीं। पाकिस्तान के लोगों के मन में यह भी डर था कि कहीं जनरल मुनीर ने इमरान खान को जेल के अंदर मरवा तो नहीं दिया, कहीं इमरान खान का पॉलिटिकल असैसिनेशन तो नहीं कर दिया गया। इमरान खान की बहनें इल्जाम लगा रही थी कि सारे परमिशन होने के बावजूद उन्हें इमरान के बारे में न तो कोई इंफॉर्मेशन दी गई और न मिलने दिया गया। लंदन से इमरान खान के बेटे आरोप लगा रहे थे कि उन्हें अपने पिता से फोन पर भी बात नहीं करवाई जा रही। लेकिन आज इन सारी अटकलों पर विराम लग गया। आज इमरान खान की बहन उज़्मा ने जेल में बंद अपने भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की और अडियाला जेल से बड़ी खबर आई कि इमरान खान जिंदा हैं। उनकी बहन उज़्मा ने बताया कि जेल में इमरान खान को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। जनरल मुनीर को लेकर इमरान खान बहुत गुस्से में है। मैं आपको सुनाता हूं कि इमरान की बहन उज़्मा ने अडियाला जेल से बाहर आने के बाद इमरान से मुलाकात के बाद क्या बताया। मैडम, इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। 5-10 मिनट की मुलाकात के बाद इमरान खान ने अपनी बहन उज़्मा खान के जरिए अपनी पार्टी के वर्कर्स को, अपने सपोर्टर पठानों को बड़ा मैसेज भेजा। इमरान ने समर्थकों से कहा कि वो पूरे मुल्क में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की हाइब्रिड हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करें, क्योंकि अगर आसिम मुनीर का विरोध नहीं किया गया तो पूरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लेंगे। अफगानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियां दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से, बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो कहते हैं कि ये जानबूझ के आसिम मुनीर उनको प्रोवोक कर रहा था और मकसद ये था कि इंटरनेशनली अपने आप को मुजाहिद कह सके। कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते हैं ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने और आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है, फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के गुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी गुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहते अब उठें, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। आज इमरान खान का पैगाम मिलने के बाद उनके सपोर्टर के हौसले बढ़ गए। इमरान की एक और बहन अलीमा खान ने आज ऐलान कर दिया कि वो अगले गुरुवार और फिर मंगलवार को पूरे सपोर्टर के साथ अडियाला जेल पहुंचेंगी और अगर उनको इमरान से मिलने से रोका गया तो सब के सब धरने पर बैठेंगे। 300 केसेस जिनके ऊपर हों, उनके अंदर ना उनके बगला मुलाकात कर सकते हैं, ये इलीगल है, ना फैमिली मिल सकती है, ये इलीगल है। और आज जो हमने, जब मेरी बहन ने आके हमें बताया है कि वो कितने अपसेट थे, तो अब हम जो हमारा अपना लायमल ये है कि अब ये एक मेरी बहन को ये तमाशा बंद होगा
हम यहीं बैठेंगे हर मंगल को, और जो पार्टी वाले हैं वो बैठेंगे जुमेरात वाले दिन, जब तक बहाल नहीं करते जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो 6 लोगों के। अगले हफ्ते मंगल को हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतजामिया को, एक मुलाकात में हमारी छः जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे, और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाज़त है मिलने की वो सब मिलेंगे। ये हमारी अब अगला जो जुमेरात को सोहेल अफरीदी खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, जिन्होंने इजाज़त, जिनके पास कोर्ट ऑर्डर है मुलाकात का, और उसके अलावा अगले मंगल को हम सारे 6 रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स और 6 ही वकला अगर नहीं मुलाकात करेंगे हम यहीं से नहीं उठेंगे। इमरान खान से मिलने की परमिशन देकर जनरल मुनीर की फौज ने टैक्टिकल रिट्रीट किया है। पाकिस्तान में जिस तरह लोगों में गुस्सा दिखाई दिया, इमरान खान के मरने की अफवाह फैली, तो जिस तादाद में लोग सड़कों पर उतरे उसे देखकर जनरल मुनीर का दिमाग ठिकाने पर आया। पाकिस्तान की फौज पर इस प्रेशर को और बढ़ाया। पेशावर में मौजूद अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल के साथ इमरान खान की पार्टी के नेता और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी के बीच हुई मीटिंग में इसी के बाद जेल विजिट अप्रूव किया गया। इमरान की सिस्टर उज़्मा खानम एक डॉक्टर भी है, इसीलिए उन्हें भाई की कंडीशन को असेस करने का मौका मिला। इमरान खान को 8/10 के एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, जिस कारण वो बेचैन भी हैं और नाराज भी हैं। जनरल मुनीर जानते हैं कि इमरान खान चाहे जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ खुद जनरल मुनीर अधर में लटके हुए हैं। इंप्रेशन तो यह है कि नवाज शरीफ ने जनरल मुनीर को अपॉइंट करने वाला नोटिफिकेशन अटकाया हुआ है। कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस कुर्सी पर गैर कानूनी तरीके से इलीगली बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो चुका है और उनको एक्सटेंशन देने वाला गजट नोटिफिकेशन शहबाज सरकार ने अब तक जारी नहीं किया है। आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में 3 साल के लिए आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया था। पिछले महीने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, जिसका नाम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रखा गया। इस पोस्ट पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 29 नवंबर को अपॉइंट किया जाना था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन भी शहबाज सरकार ने जारी नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त कौन है और सीडीएफ कौन है? आर्मी चीफ और सीडीएफ के अलावा आर्मी के वाइस चीफ और एटमी हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाली स्ट्रेटेजिक कमांड चीफ की पोस्ट भी खाली है। जिस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, उसी समय शहबाज शरीफ विदेश दौरे पर बहरीन चले गए और वहां से लंदन रवाना हो गए। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी यूरोप के दौरे पर चले गए। अब शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान लौट आए हैं, लेकिन उनका प्लेन इस्लामाबाद में लैंड होने के बजाय लाहौर में उतरा। ऐसे में पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि आसिम मुनीर और शरीफ खानदान में सब कुछ ठीक ठाक है या कहीं कुछ खटपट हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। बिलाखिर 4 दिन तक वो बरतानिया में रहे। वो चले गए थे बहरीन और बहरीन से बरतानिया में उनके जाने के बाद बहुत सारी चेमगोइयां हुई, और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए, और इमरान खान की बहन ये बता चुकी हैं कि उन्हें ये पैगाम पहले ही दिया जा चुका था कि जब तक आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहां से कहां निकल गया, और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई। तो अब 4 ओहदे हैं टोटल, और इन 4 ओहदों के ऊपर बंदे तैनात होने। एक सीडीएफ का ओहदा है, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है ये आर्मी चीफ को मिलेगा, फील्ड मार्शल को, जो मौजूदा आसिम मुनीर साहब है, और उन्हीं की नजर इस ओहदे के ऊपर, वो ये ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। फिर एक वाइस चीफ का ओहदा है, जो तकरीबन आप ये समझ लें जो बड़ी फौज है उसका सरबराह होगा, ये भी एक बड़ा तगड़ा ओहदा है। वाइस चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा। एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, ये एटम बम होगा इस बंदे के पास, और ये एटम बम की कमांड इसके पास होगी। और एक DGISI का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी को आने वाले वक्त में मिलना है। तो ये 4 ओहदे हैं, और इन पर लगने की ख्वाहिश बहुत सारे सीनों में जो है वो मचल रही है। बहुत सारे दिल जो है वो बेताब है उन ओहदों पे आने के लिए। पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन
इशू न होने से आसिफ मुनीर बेहद नाराज हैं। पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवा दिया कि इस देरी की कीमत चुकानी होगी। इसीलिए शहबाज शरीफ लंदन से भागकर लाहौर पहुंचे और अब नवाज शरीफ से सलाह मशवरा कर रहे हैं। आसिफ मुनीर के सुपर पावरफुल बनने से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर उनके भाई नवाज शरीफ परेशान हैं। वो इसे अप्रूव नहीं करते। वो आसिफ मुनीर पर लगाम लगाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी हैं, वो ये तज्जिया कर रहे थे कि 28 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, ये नहीं आया तो इसकी प्राइस पे करना होगी। अब देखें, पाकिस्तान की तारीख की जो हम बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने तो खैर प्राइस इस तरीके से भी पे की है अपने टेन्योर्स की या अपने कामों की या जिसकी भी कहें कि वो फांसियों पर चढ़ाए जाते रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास ये बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो जिनको अपॉइंट करते हैं, जैसे कि भुट्टो ने जनरल जिया को किया था और उनका जो नंबर था वो नीचे था, उनको अपने नंबर से पहले ऊपर उनकी ट्रांसफर की, उनकी तरक्की दी उनको और उसके बाद उनको अपॉइंट किया। तो उसी बंदे ने उनका क्या हाल किया। तो इन चीजों से जो सिविल लीडरशिप है वो डरती है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि क्या क्या होता रहा है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि एक दो दफा और भी प्राइम मिनिस्टर्स ने जिनको लगाया उन्होंने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तो ये वाले खदशात तो रहते हैं ना। फिर जैसे नवाज शरीफ तो खुद डसे हुए हैं ना, 2-3 दफा के उनकी तो 2 दफा हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। तो हो सकता है क्योंकि वो अपने जो शहबाज शरीफ साहब है उनको ये कहा जाता है कि उनमें थोड़ी लचक है, यानी ये कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या वो साथ रहकर चलते हैं। वो ये ख्याल रखते हैं कि कोई इस तरह की बात ना हो कि कुछ मुश्किल हालात आए, तो वो बात मान भी लेते हैं, मनवा भी लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो थोड़े से कहा जाता है कि जरा इस बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और यही वजह है कि पहले भी वो 2 दफा उनकी हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के कोई हालात हों, लेकिन वो वही बात है कि ये टाइम वो है कि जितने मुंह उतनी बातें। खुद शहबाज सरकार के मिनिस्टर्स भी यही दावा कर रहे हैं कि सीडीएफ की नई पोस्ट बनी है, इसका पूरा सिस्टम बनाना होगा। इसीलिए आसिफ मुनीर के एक्सटेंशन का उनको सीडीएफ बनाने का नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत होगी कि वो आसिफ मुनीर के नोटिफिकेशन को रोकने का फैसला कर सके। लेकिन नवाज शरीफ में लचक थोड़ी कम है। वो जनरल मुनीर के सीडीएफ बनने का मामला अटका सकते हैं। पाकिस्तान में फौज की हुकूमत चलती है, सरकार भी फौज बनाती है और जुडिशरी भी फौज चलाती है, और आजकल तो हर रोज़ इसका मुजाहरा देखने को मिल रहा है। इसीलिए जनरल मुनीर की ताकत और बढ़ेगी, उनके पास और ज़्यादा कंट्रोल होगा और उन्हें किसी तरह के जुडिशियल ऑर्डर से इम्यूनिटी मिलेगी। जनरल मुनीर का सबसे बड़ा डर इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और वो लगातार अदालतों का इस्तेमाल इमरान खान पर नए नए केसेस बनाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इमरान के जेल से बाहर आने की उम्मीद भी काफ़ी कम है। अब पाकिस्तान के लिए आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। घर में आग लगी है और वो बाहर किसी की मदद करने जाता है तो उसका मजाक उड़ने लगता है। अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर से पूरी दुनिया में फजीहत हुई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हंसी उड़ाई जा रही है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान ने तूफान की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए राहत सामग्री भेजी। इसमें खाने के पैकेट भी थे। श्रीलंका में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारे फूड पैकेट एक्सपायरी डेट वाले थे। खास बात है कि इन पैकेट्स में एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 की थी, यानी खाने के सामान की एक्सपायरी डेट 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने राहत सामग्री के नाम पर सब स्टैंडर्ड एक्सपायर्ड सामान भेज दिया। जब सोशल मीडिया पर फजीयत हुई तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक सब लोग उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले चुके थे और पाकिस्तान का लगातार मजाक बन रहा है। श्रीलंका को राहत भेजने के लिए पाकिस्तान ने भारत से एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी थी और इल्ज़ाम लगाया था कि भारत एयर स्पेस की परमिशन देने में देर कर रहा है। लेकिन सच है कि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आने के 4 घंटे के अंदर भारत ने फास्ट ट्रैक मोड से अपने एयर स्पेस खोलने का फैसला कर दिया था। इतना शोर मचाने के बाद पाकिस्तान से श्रीलंका को जो मदद भेजी गई उसमें भी आपने देखा एक्सपायरी डेट वाले सामान थे। शायद पाकिस्तान ये सोच के बैठा था कि भारत अपनी एयर स्पेस की परमिशन नहीं देगा
तो वो श्रीलंका भेजने के लिए मदद से बच जाएगा, उसे एक मौका मिलेगा भारत को बदनाम करने का। लेकिन पाकिस्तान के इरादों की पोल उसके भेजे सामान नहीं खोलती। अब देश की राजनीति की बात करते हैं। आज मोदी सरकार के एक आदेश को लेकर जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अब लोगों के फोन में घुसकर जासूसी करने पर आमादा है, सरकार लोगों का डेटा चुरा रही है। असल में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एप्पल, गूगल, सैमसंग, एप्पो समेत मोबाइल बनाने वाली तमाम कंपनियों को ऑर्डर दिया है कि वो मार्च 2026 से बाजार में आने वाले सारे मोबाइल फोन्स में सरकार का संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करके दें और यूजर्स को इस ऐप को अनस्टॉल करने की परमिशन नहीं होगी। सरकार ने अपने आदेश में मोबाइल कंपनियों से कहा कि जो फोन ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप को इंस्टॉल किया जाए। सरकार ने कहा कि बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए, फोन चोरी पर लगाम लगाने के लिए, दूसरों के नाम पर सिम कार्ड लेने जैसे अपराधों को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। संचार मंत्रालय ने आदेश दिया कि 28 नवंबर को मोबाइल कंपनियों को अगले 90 दिन में इसको लागू करके 120 दिनों के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। सरकार के इसी आदेश को लेकर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये लोगों की जासूसी करने का सरकारी नुस्खा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और डीएमके समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने कहा, लोगों के मोबाइल में जबरदस्ती संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके सरकार नागरिकों की निगरानी करना चाहती है, भारत को नॉर्थ कोरिया बना रही है। क्या नॉर्थ कोरिया बनाएंगे देश को? कि कैसे बाल कटेंगे, कैसे आप हंसेंगे, कैसे आप सोएंगे, क्या आप खाएंगे, क्या आप सुनेंगे, सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, लोगों की निजता का हनन करेंगे। आप सिक्योरिटी के नाम के ऊपर लोगों की निजता को हनन नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, कोई भी आदमी आप हर वक्त आप उसके घर के अंदर, उसके बेडरूम के अंदर बैठे रहेंगे, ये कौन सा तरीका होगा? आप सिक्योरिटी के बहुत सारे तरीके हैं, क्या विकसित देशों के अंदर सिक्योरिटी के तरीके नहीं है? वहाँ लोगों की निजता का हनन नहीं किया जाता। क्यों आपको लगता है कि इससे प्राइवेसी जो है उसमें हनन होगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि साइबर सिक्योरिटी, ये जो फ्रॉड्स हैं, इन सब से बचने के लिए ये मेजर लेना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी क्या विकसित देशों में नहीं है? क्या अमेरिका में नहीं है? यूके में नहीं है? क्या सिंगापुर में नहीं है? सब जगह सिक्योरिटी है। आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करिए। आप नॉर्थ कोरिया की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या आप लोगों के बेडरूम के अंदर घुसने का काम कर रहे हैं, लोगों के बेडरूम में जाकेंगे? देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोई कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के, वो किंग जॉन्ग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन्ग के रास्ते पे चल रही हो? किंग जॉन्ग। विवाद बढ़ने पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सफाई देने के लिए सामने आए। सिंधिया ने कहा, संचार साथी ऐप लोगों को साइबर क्राइम से, ऑनलाइन डिजिटल ठगी से बचाने के लिए बनाया गया है। इस साल जनवरी में लॉन्च होने के बाद अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इससे फ़ोन चोरी पर लगाम लगी है, डिजिटल क्राइम करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सिंधिया ने कहा कि ये ऐप लोगों पर थोपा नहीं जा रहा, ऑप्शनल है। जिसको ये ऐप रखना हो रखे, जिसको मोबाइल से हटाना हो वो डिलीट कर दे। विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें,
जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। बीजेपी सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, संचार साथी ऐप की मदद से 1,75,00,000 से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन ट्रेस करके उनको बंद कर दिया गया है। चुराए गए 27 लाख फोन का पता लगा लिया गया है। संबित पात्रा ने कहा, कई बार आतंकी और अपराधी दूसरों के नाम पर सिम लेकर देश विरोधी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। संचार साथी इन सभी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए है। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है? आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। अभी सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है। आप इस ऐप को रखना चाहते हैं, स्वागत है। आपको लगता है इस ऐप को रखना नहीं चाहिए, आप डिलीट कर दीजिए। मुझे पता है कौन कौन डिलीट करेंगे। जो लोग, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत है। तो स्वाभाविक रूप से जिनको लगता है कि हमने सारी गड़बड़ियां अपने फोन से की हुई हैं, वो कदाचित संचार ऐप का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सही है कि लोकतंत्र में सरकार को किसी का फोन सुनने या किसी के मोबाइल का मैसेज पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया है कि संचार साथी किसी तरह की जासूसी करने में सक्षम है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। भारत में करीब 118 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। जितनी तेजी से मोबाइल यूज करने वाले बढ़े हैं, मोबाइल फोन के जरिए क्राइम करने वालों की तादाद भी बढ़ती गई है। आज ही संचार मंत्री सिंधिया ने साफ किया, ये ऐप कंपलसरी नहीं है, जिसे नहीं चाहिए उसे डिलीट कर सकता है। जो लोग साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं उनके लिए ये ऐप जरूरी है। ज्यादातर केसेस में क्रिमिनल को ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन संचार साथी ऐप ऐसे केसेस में क्रिमिनल तक फास्ट ट्रैक से पहुंचने में मदद करेगा। इसीलिए संचार साथी बड़े काम की चीज है। एक और मुद्दा जिसे लेकर डेडलॉक बना हुआ है वो है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR पर चर्चा को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। 2 दिन से सदन में कोई काम नहीं हो सका है। आज भी सुबह 11 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने SIR पर चर्चा को लेकर नारेबाजी शुरू की। कुछ मेंबर्स वेल में आ गए। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई आखिरकार पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन अब उम्मीद है कि कल से संसद की कार्रवाई ठीक से चलेगी। सरकार और विपक्ष के बीच SIR समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा को लेकर सहमति तो बनी है। 8 दिसंबर को मंडे को वंदे मातरम पर बहस होगी। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर होने वाली इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिर अगले दिन 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। SIR पर बहस इसी दौरान होगी। अब विपक्ष की SIR पर चर्चा की मांग मानी जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल से सदन के दोनों सदनों की प्रोसीडिंग्स बिना हंगामे के चलेंगी। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को
मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा का मतलब है इलेक्शन कमीशन पर आरोपों की बरसात। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर चाहे जितने सवाल उठाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर एक अच्छी खबर आपको बता दूं। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कल स्वीडन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ये 35 देशों का एक संगठन है जिसमें अमेरिका और जापान ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इसका अध्यक्ष बनने का मतलब है दुनिया के सारे देश भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के तौर पर मान्यता देते हैं। 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को 2026 के लिए इंटरनेशनल ऑफ आइडिया का अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसका मतलब होगा भारत की चुनाव व्यवस्था में दुनिया का विश्वास। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आजकल एक डॉग को लेकर भी पॉलिटिक्स हो रही है और इसकी वजह बना एक स्ट्रीट डॉग। दरअसल कांग्रेस के एमपी एक स्ट्रीट डॉग को लेकर संसद के परिसर में आ गई। जब प्रोटोकॉल का हवाला देकर उनसे कहा गया कि वो डॉग को इस तरह पार्लियामेंट के कैंपस में नहीं ला सकती, तो रेणुका चौधरी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि किस कानून में ऐसा लिखा है कि डॉग को यहां नहीं लाया जा सकता। अगर वो यहीं पर रुक जाती तो शायद ज़्यादा विवाद नहीं होता, लेकिन इसके बाद रेणुका चौधरी ने जो कहा उससे लेकर सियासी हंगामा हुआ। रेणुका ने कहा कि डॉग लाने की तो मनाही है, लेकिन विपक्ष को डराने और काटने वाले लोग तो संसद के अंदर बैठे हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं रोकता। कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, सो मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? आपने उस कुत्ते को अडॉप्ट किया और आप अपने घर पे रखे हुए? अरे हाँ, मेरे पास ऐसे जो सड़क पे कुत्ते, इंडिको डॉग्स काफी है। चाहिए तो तस्वीर पेश कर दूंगी। BLS का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। शाबाश। रेणुका चौधरी के बयान की दूसरी लाइन कंट्रोवर्शियल थी। अगर वो चाहती तो गलती मानकर मामले को रफा दफा कर सकती थी, लेकिन रेणुका ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने अपना बयान फिर दोहरा दिया। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कह रहे हैं माफी मांगे, कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो आपने कल बयान दिया था। वो लोग माफी मांगे, कुर्सी के वफादारी क्या होती है इन जानवरों से। आप बड़े गाय को तो रक्षा करते, कुत्ते काम के नहीं आए। अपने बयान पर कोई खेद नहीं है आपको मैम, जो आपने कहा? मुझे कोई खेद नहीं, क्योंकि ये काटने की तरीका यही है ना। आज दोबारा हमारा प्राइवेसी पे काट रहे हैं। राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर बोले। हालांकि उनका बयान रेणुका चौधरी जैसा नहीं था। उन्होंने तंज करते हुए संसद के कर्मचारियों से डॉग्स को लाने के बारे में, संसद के प्रोटोकॉल के बारे में पूछा। डॉग इज द मेन टॉपिक टुडे आई बिलीव। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? क्यों नहीं? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। Dogs are not allowed in, is that what you? Maybe pets are not allowed. Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. लेकिन बीजेपी ने इसे इशू बनाया। बीजेपी की स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने रेणुका चौधरी पर ही नहीं बल्कि राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि हार से हताश कांग्रेस के नेता इस तरह के अपमानजनक बयान देते हैं
और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि जनता उन्हें वोट क्यों नहीं दे रही। क्या कोई कानून बना हुआ है? यह रेणुका जी ने पूछा। तो जिस प्रकार विवेक को दरकिनार करके रेणुका चौधरी जी ने जवाब दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। पार्लियामेंट में बैठकर जो रोज हमें डसते हैं कि कांग्रेस के हताशा का स्तर यह हो सकता है कि उनके सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे अपने साथियों के लिए कर सकते हैं। और आज राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हां यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। राहुल जी ये अपेक्षा आपसे नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स को प्यार करना अच्छी बात है। रेणुका चौधरी अगर किसी स्ट्री डॉग को पार्लियामेंट के परिसर में ले आई तो इसको लेकर इतना शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने कहा वो गलत था। आजकल राजनीति में इतनी बिटरनेस बढ़ गई है कि हर छोटी बड़ी बात को फसाना बना दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र को बदनाम करने वालों की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र में 264 नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव के दौरान कई जगह झड़प की खबरें आई। बीड में अजित और शरद पवार की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने उन्हें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। रायगढ़ में तो महायुति में शामिल अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। मामला इतना बढ़ गया कि अजित पवार को ट्वीट करके शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। कई इलाकों में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कैंपेन के दौरान भी महायुति के कई नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और ये कड़वाहट आज साफ दिखाई दी। अभी 2-3 साल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये अलायंस में हमारे लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अपने उनको उनका पार्टी बचाना है अजित पवार को, इसलिए वो जहाँ जाए उनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है खुद का। मैं तो बोल रहा हूँ पूरे स्टेट में अजित पवार एनसीपी को बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो गठबंधन अपना पारंपरिक है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी आरपीआई का, वही सफिशेंट है। और वो होने के बाद भी अगर उनको क्यों साथ में ले रहे हैं ऊपर के हमारे लोग, मुझे पता नहीं। सुनील तटकरे अभी आपको पता है कि उनको पेट्रोलियम समिति दिया है, लेकिन उसमें वो बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक गंदा आदमी ऐसा लेने के बाद में जो कर रहे हैं वो गलत है, और इसके लिए हम उनके खिलाफ है। पूरे स्टेट में एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, तो एनसीपी पूरा भ्रष्ट पार्टी है और इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में आज चुनाव आयोग को भी झटका लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने निकाय चुनावों की काउंटिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया। असल में चुनाव आयोग ने फेज वाइज मतगणना कराने का फैसला किया था। जिन इलाकों में आज वोटिंग हुई वहां कल यानी 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पहले और दूसरे फेज की काउंटिंग एक साथ कराई जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 31 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कुछ इलाकों में चुनाव स्थगित कर दिया था। अब इन सीटों पर 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। चूंकि सभी सीटों पर पहले एक साथ वोटिंग होनी थी, इसलिए काउंटिंग की तारीख 3 दिसंबर तय की गई थी। लेकिन चुनाव टालने के फैसले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर के काउंटिंग के खिलाफ 10 पिटीशंस को सुना और अदालत ने कहा कि दूसरे फेज के चुनाव से पहले नतीजों की घोषणा से दूसरे फेज की वोटिंग पर असर पड़ सकता है, इसलिए काउंटिंग और नतीजों का ऐलान एक साथ किया जाए। अदालत के फैसले से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थोड़े नाखुश नजर आए। फडणवीस ने कहा कि अपने पॉलिटिकल करियर में उन्होंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं, लेकिन
चुनाव आयोग को इलेक्शन प्रोसेस में सुधार करने की जरूरत है। अजून मी काही निकाल वाचलेला नाही। कोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, पर फैसला आया है तो सबको मानना ही पड़ेगा। वोटिंग और काउंटिंग की तारीख को आगे कर दिया गया है। मैंने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा। ये सही नहीं है। अदालत हो या चुनाव आयोग, दोनों ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं, उनके फैसले पर सवाल नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं उन्होंने प्रचार में मेहनत की है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सिस्टम की नाकामी की वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सही नहीं है। आगे और भी चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग अपनी गलतियों में सुधार लाए, ऐसी मेरी राय है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने फडणवीस पर ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो बीजेपी के ही इशारे पर काम करता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फडणवीस चुनाव आयोग से क्यों नाराज हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना गलत है। अगर चुनाव आयोग अपना काम ठीक से करता तो हाईकोर्ट को दखल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही सबसे बड़ा जोक है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं वो चुनाव आयोग पे नाराज है। यानी मुंबई में कहावत है, मेरी बिल्ली मुझ पे म्याऊं। इलेक्शन कमीशन अभी तो एक जोक बन चुका है, एक सर्कस बन चुकी है। अभी के जो चुनाव शुरू हुए आप देखें तो हाल ही में आज ही उनका निर्णय आया कि सारी काउंटिंग अभी 21 तारीख को होगी। ये प्रोसेस में होते हुए ऐसे हो सकता है क्या, ये भी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस शहरों में चुनाव ही 20 तारीख को होने वाले हैं, तो अगर आज किसी शहर में काउंटिंग होगी तो क्या उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी सोचना उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं पूरा दोष उनको नहीं दूंगा। लेकिन ये चुनाव जो आगे कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, 20 तारीख को जो वोटिंग है वो किस वजह से हुए? कोर्ट को अगर इसमें आना ज़रूरी पड़ रहा है तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हाई कोर्ट की बात सही है। अगर सेकंड फेज के चुनाव से पहले फर्स्ट फेज के नतीजे डिक्लेयर कर दिए गए तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। लेकिन ये फैसला कोर्ट का है, इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? मोटी बात यह कि ये लोकल इलेक्शंस हैं, इनमें एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चलाने में पार्टियां भी अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। ऐसे चुनाव में इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। एक कंट्रोवर्सी अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर भी खड़ी हो गई है। दरगाह कमेटी ने तय किया कि यहां आने वाले ज़ायरीन को सिर्फ लाइसेंसधारी खादिम ही ज़ियारत करवा पाएंगे। ये व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर दरगाह कमेटी के नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने कल ही इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया। इसके मुताबिक लाइसेंस हासिल करने के लिए 5 जनवरी तक खादिम एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इसके अलावा अजमेर प्रशासन प्रीमाइसिस के अंदर और बाहर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई भी कर रहा है। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान का दावा है कि ये प्रोसेस दरगाह के नियमों के दायरे में है। इस प्रक्रिया को शुरू करने में सुप्रीम कोर्ट और सरकार की रजामंदी है। बिलाल खान ने कहा कि कई ऐसे खादिम हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लाइसेंस देने से पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। बिलाल खान ने कहा कि फैसला ज़ायरीन की सिक्योरिटी और सहूलियत को देखते हुए लिया जा रहा है। यहाँ पर लगभग खुदाम हजरात की संख्या 5000 के आसपास है खादिमों की, जिसमें दोनों जो इनकी अंजुमन है सईद ज़ादगान और शेख ज़ादगान, इनके शेख ज़ादगान के लगभग 250 इनके मेंबर्स हैं और बाकी सईद ज़ादगान के मेंबर्स हैं। तो हमारी तरफ से तो सारे खादिम ही है, लेकिन इसमें इसलिए है कि इसमें एलिजिबल जो खादिम हैं उसमें वो इसमें छंटनी होगी, बिकॉज हर कोई जिनके ऊपर पुलिस केसेस चल रहे हैं या क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी लगे हुए हैं या बहुत से लोग जो इसमें कन्विक्टेड हैं, हो रखे हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार का जैसे आदेश है, कोर्ट का जैसे आदेश है, इन ऐसे जो अपराधी जो तत्व एलिमेंट इसमें छुपे हैं या जो कन्विक्टेड हैं उनको वो इसमें खुदाम हजरात के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ये ख्वाजा साहब की बहुत ही पॉइस और बहुत ही पवित्र जगह है। तो यहाँ पर जो दुआएं और जो प्रेयर्स वगैरह करवाते होते हैं उनको और मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए भी ज़रूरी है कि ताकि आईडी रहेगा तो हर कोई बाहर से दूसरा कोई अनजान आदमी और इस तरह की व्यवस्था नहीं। लेकिन दरगाह शरीफ की अंजुमन कमेटी इस फैसले का विरोध कर रही है। अंजुमन कमेटी के दफ्तर के बाहर आज खादिमों ने प्रोटेस्ट किया। अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती ने दरगाह कमेटी के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा, दरगाह से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले अंजुमन कमेटी से कोई बात नहीं की गई। नाजिम के पोस्ट पर
बिलाल खान का अपॉइंटमेंट भी गलत तरीके से हुआ, इसलिए उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने का हक नहीं है। सरवर चिश्ती ने कहा कि ज़ियारत कराना खादिमों का पुश्तैनी और मजहबी हक है। दरगाह कमेटी अगर इसे छीनने की कोशिश करेगी तो हज़ारों लोग दरगाह के अंदर विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सरवर चिश्ती ने कहा कि 17 दिसंबर से अजमेर शरीफ का उर्स शुरू हो रहा है, इसलिए जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। पहले तो दरगाह कमेटी का इलीगल कार्रवाई है। दरगाह कमेटी में अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, दरगाह कमेटी के जो 9 नॉमिनीज मेंबर्स होते हैं वो रेजोल्यूशन करते हैं। उनके रेजोल्यूशन के बाद जो है नाजिम अपॉइंट होता है। दरगाह कमेटी 2.5 साल से नहीं है, ये नाजिम का अपॉइंटमेंट ही जो है इलीगल है। नाजिम अपने आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये जिस एक्ट की बात करते हैं, एक्ट की बात तो बाद में आएगी, पहले आप दरगाह कमेटी तो फॉर्म करो। और हमेशा उर्स के पहले ये नाटक क्यों? 17 तारीख से उर्स है, ये तरह तरह के नाटक, कॉन्स्पिरेसी। पहले तो दरगाह कमेटी फॉर्म करो, उसके बाद रेजोल्यूशन करो, उसके बाद हमसे बात करो। बिना बात करे तुगलकी फरमान दे देते हैं। इनको मानता कौन है? मानता कौन है? ये 10 मीटिंगें करें, उदा हेल दे यार। कमेटी की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं है। ही इज अ लायर। बताएं कहाँ है रिकॉर्ड? तो हमारे पास है। दरगाह अंजुमन है, हर साल 3 साल में इलेक्शन होते हैं। 1860 सोसाइटीज एक्ट में पहली बॉडी है जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। बादशाह शाहजहां ने चाबियाँ बांटी, कलीद बरदारी के हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये खाने हमारे अंदर में, मज़ार अक़दस हमारे अंडर में, ये काहे का रिकॉर्ड बनाएंगे? ये होते कौन है अपना रिकॉर्ड बनाने? ये आया राम गया राम। वो तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हमारे लाखों अनुयायी हैं, कानून का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। और 5,000 10,000 तो औरत मर्द बच्चे मिला के पूरी दरगाह भर देंगे। असल में खादिमों की नाराज़गी की एक और बड़ी वजह प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान है। दरगाह के आसपास और अंदर से गैर कानूनी कब्ज़ों को हटाया जा रहा है। ज़्यादातर अवैध कब्ज़े खादिमों के हैं, इसलिए इस कार्रवाई को लेकर खादिम खासे नाराज़ हैं। क्योंकि सवाल यहाँ आने वाले लोगों की सिक्योरिटी का है, इसलिए खादिमों के विरोध से अजमेर प्रशासन के अफसर बिल्कुल परेशान नहीं हैं। खादिमों के प्रोटेस्ट के बावजूद प्रशासन के बड़े अफसर दरगाह पहुँचे, वहाँ गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ चल रही कार्रवाई को देखा, अंजुमन कमेटी के लोगों से बात की। अजमेर के डीएम लोक बंधु ने कहा दरगाह कमेटी ने जो फैसला किया है उसे लागू करने में प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। सारे पक्षों से बातचीत करके रास्ता निकाल लिया जाएगा। देखिए, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के जो रूल्स बने हैं उसके अनुरूप जो भी दरगाह कमेटी कोई अगर प्रोसीजर को शुरू करती है, हम उनके साथ हैं। और जो मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके अनुरूप कोई कार्रवाई होती है, हमसे जो भी उनको हेल्प चाहिए, हमने उनसे कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आप बैठकर चर्चा करें और जो भी हमसे हेल्प चाहिए होगी हम प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले क्या खादिमों को आप लाइसेंस मांगेंगे? चाहिए आपको पहचान पत्र देना आवश्यक है? ऐसा कोई रूलिंग आप निकाल रहे हैं अभी? इसके संबंध में दरगाह कमेटी के नाजिम साहब बता पाएंगे कि जो भी, लेकिन हमसे उनको मदद की आवश्यकता होगी हम करेंगे। ख्वाजा के दरबार में पूरी दुनिया से लोग चादर चढ़ाने आते हैं। लोगों की अजमेर शरीफ में बहुत श्रद्धा है, लेकिन दरगाह पहुंचने वालों को खादिम बहुत परेशान भी करते हैं। अंदर पैर रखते ही खादिम उन्हें घेर लेते हैं। हर कोई दावा करता है कि वो ज़ियारत करवाएगा, और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है वो कैसे पता करें असली खादिम कौन है। इसीलिए असली नकली की पहचान होना ज़रूरी है। अगर इसके लिए खादिमों को आई कार्ड मिल जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सबसे पहले वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है, उनकी सहूलियत के लिए है। जो लोग असली खादिम हैं, जो दरगाह में कई पुश्तों से काम कर रहे हैं, उन्हें अधिकार देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक सिस्टम तो बनना ही चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद वाले अपने बयान पर आज सफाई दी। असल में मदनी ने कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें समाज से अलग किया जा रहा है, ज़बरन निशाना बनाया जा रहा है, और इस जुल्म के ख़त्म न होने तक जिहाद जारी रहना चाहिए। मदनी के इस बयान पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, इसे भड़काने वाला बयान कहा गया। इसके बाद आज मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हुआ। मदनी ने कहा जिहाद कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, अब तक जिहाद शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस पवित्र इस्लामिक शब्द को हिंसा से जोड़ दिया गया है, इससे उनके मज़हब का भी अपमान हुआ
और मुसलमानों को भी ठेस पहुंची। मोदी ने कहा कि उन्होंने ये मिशन बनाया है कि वो जिहाद शब्द का सही मतलब, उसकी सही डेफिनेशन लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल अपनी बात में किया था। इसका मकसद किसी को हिंसा के लिए भड़काना कतई नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, लेकिन जब आप उसको पूरे को देखेंगे तो आप मिसअंडरस्टैंड नहीं होंगे। जिहाद के कई माने होते हैं। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, झूठ बोलना, फला फला फला, इन सारी चीजों से अपने आप को मुक्त करो। कहीं जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का विरोध करो, इसको भी जिहाद करार दिया गया है। ऐन जिहाद है। एक मिशन बनाया है कि ये जो टेररिस्ट लोग जिहाद का यूज करते हैं, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं और फसाद फैलाते हैं, इसको कैसे एक्सपोज किया जाए और इसके खिलाफ इस्लामिक फिक़ह के हिसाब से, शरीयत जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से 6000 उलमा को हमने हैदराबाद में जमा किया था और फतवा लेके आए थे उसके खिलाफ। हो क्या रहा है? हम तो ये काम कर रहे हैं टेररिस्टों से लड़ना, जिसको हम असल जिहाद समझते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं। आपने क्या किया? पूरी मिनिस्ट्री ने, स्टेट्स की हो या सेंटर की हो, एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। एक पवित्र शब्दावली है ये, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद। जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। हम चुपचाप बैठे थे, छोटे लोग कर रहे हैं, समझाएंगे सीनियर लोग उनको। बाद में बजाय समझाने के इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और चीफ मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया। फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और सेंट्रल मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया और सेंट्रल लीडरों ने कहना शुरू कर दिया, और इसको ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। मौलाना महमूद मदनी उन गिने चुने लोगों में से हैं जो अपनी बात बड़े सलीके से कहते हैं। वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, कुरान शरीफ को समझते हैं। मौलाना मदनी मुसलमानों की बात करते हैं, कौम के हक की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी लोगों को भड़काने वाली बातें नहीं कही। मौलाना मदनी ने कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने तो आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तानी आकाओं की खूब मजम्मत की है। इसीलिए उनके बयानों को इस पूरी बैकग्राउंड में देखा जाना चाहिए। पिछले दिनों मैंने देखा कि जिहाद को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उसको गलत तरीके से समझा गया। आज उन्होंने उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज की एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूं, आज से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का नाम बदल गया है। पीएमओ को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। देश भर में बने राजभवनों को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, जबकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। पीएमओ ने बताया कि सार्वजनिक संस्थानों में अब बड़ा बदलाव हो रहा है। सरकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए है। वो सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से पीएमओ जल्द ही सेवा तीर्थ नाम वाले नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट होने जा रहा है। ये बदलाव सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है। पीएमओ का काम सेवातीत 1 से होगा, जबकि सेवातीत 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवातीत 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ऑफिस होगा। राजभवनों के नाम बदले जाने को लेकर भी सरकार ने अपनी दलील दी। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि राजभवन का नाम औपनिवेशिक मानसिकता, कॉलोनियल मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के ऑफिसों को अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। ये बात सही है कि पीएमओ, गवर्नर हाउस जैसे नाम अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। ये ब्रिटिश राज के सिंबल्स हैं, इन्हें बदलना एक अच्छा कदम है। राजभवन और राजनिवास जैसे शब्दों में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में अंग्रेज़ों के राज की गूंज सुनाई देती है।
ब्रिटिश राज के जितने प्रतीकों को दूर किया जा सके उतना अच्छा होगा। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ बड़ी सभा करेंगी। एमसीडी की 12 सीटों पर दिल्ली में जो चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शंस हुए थे, उसके नतीजे कल घोषित होंगे। कल रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे खेला जाएगा।